इस आग के फीनिक्स को आदमी ने पकड़कर उसे लोहे के जंजीर में बांध दिया था। वो फीनिक्स को एक क्रूर राजा को सौंपने वाला था। तभी फीनिक्स के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे दुखी देख आदमी को उस पर दया आ गया। आदमी उसे तकलीफ में देख उसके जंजीरें खोल देता है। फीनिक्स आजाद होते ही खुले आसमान में अपने पंख फैलाता है और उस आदमी को शुक्रिया अदा करता है। फीनिक्स उड़ते वक्त अपना एक पंख उस आदमी के पास छोड़कर चला जाता है। उसका पंख एक जादुई पंख था जो तेज और सुनहरा था। अगले दिन उस आदमी को बंदी बना लिया जाता है क्योंकि वो फीनिक्स को नहीं पकड़ पाया था। ये नियम वहाँ के राजा ने बनाया था। फीनिक्स को पकड़ो और ढेर सारे सोने ले जाओ, अगर खाली हाथ आए तो मौत। लेकिन आदमी उस पंख को निकालकर सबको दिखाता है और साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन पंख ठंडा होकर एक सूखे पत्ते के जैसा हो गया था। ये देख सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिसके बाद राजा उसे मौत की सजा सुना देता है। आदमी को लेटाकर जैसे ही उसका सर कलम होने वाला था, तभी पंख फिर से जलने लगा है। उसी दौरान आसमान में उड़ता हुआ फिनिक्स दोबारा लौट आता है। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा गांव जगमगाने लगा, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आदमी के जान को खतरा है। जिसके बाद आदमी को छोड़ दिया जाता है। गांव वालों के नजरों में आदमी एक मसीहा हो जाता है, लेकिन राजा को उससे और जलन होने लगती है। जिसके बाद राजा उसे एक और चुनौती पार करने को कहता है। उसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सो रही स्नो वाइट को जगाना था। उस काम को आज तक कोई नहीं कर पाया है। राजा ये बात जानता था, सफर खतरनाक है और कोई भी आज तक वहाँ से वापस नहीं लौटा है। लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि उस आदमी के पास उड़ने वाला एक गधा था। आदमी जल्द ही पहाड़ के चोटी पर पहुँच गया। वहाँ बर्फ के दरवाजे के सामने सुनहरा पंख फिर से जलने लगा और बर्फ की दीवार में घुस गया। अगले ही पल बर्फ पिघल गया और तेज बहाव में उसका गधा पानी में बह गया। नीचे गिरने से पहले ही वो बर्फ में जम गया। इवान के जूते भी जम गए थे। उसने अपने जूते निकालकर संभलते हुए उस खूबसूरत महल के अंदर जाता है। वहाँ पर उसे एक सोती हुई राजकुमारी मिलती है जो कई वर्षों से सोई हुई थी। इवान ने पंख के मदद से राजकुमारी को नींद से उठाया। समस्या ये थी कि राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि इवान का मन बदल रहा था। फिर उसने राजकुमारी को गधे पर बैठाया और अपने अंधेर नगरी में चला गया। जिसके बाद राजा को इवान ने स्नो वाइट को सौंप दिया। राजा जब राजकुमारी के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखता है तो राजकुमारी मना कर देती है और कहती है, जब तक मेरी समुद्र में गिरी बेसकीमती रिंग नहीं मिल जाती तब तक मैं किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद राजा इवान को बुलाता है और रिंग लाने को कहता है। अगले दिन इवान अपने गधे पर बैठकर समुद्र की तरफ चल गया। तभी उसे एक बहुत बड़ी व्हेल मछली दिखाई देती है जो जंजीरों से बंधा हुआ था, जिस कारण वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। आदमी उसके सामने एक तिनके के समान लग रहा था। उसे तकलीफ में देख आदमी उसे जंजीर से छुड़ाने का फैसला करता है। तभी आदमी को छींक आती है। छींक आने के साथ उस व्हेल को आजाद करने का एक आइडिया भी आता है। उसके पास कोई आम गधा नहीं, बल्कि वो गधा एक उड़ने वाला गधा था, जिसके ऊपर बैठकर उड़ते हुए आदमी उस व्हेल मछली के नाक में घुस जाता है। अंदर घुसते ही गधा अपने तेज पंखे उसके नाक में रगड़ने लगता है, जिससे व्हेल के अंदर सरसराहट होने लगता है और उसका मुंह ऊपर की तरफ उठने लगता है। असल में नाक के अंदर रगड़ने से उसे जोरदार खांसी आ रही थी। खांसी आने के वजह से उसका मुंह खुलने लगता है, जिससे उसके ऊपर बंधी सारी जंजीरें टूटने लगती हैं। जैसे ही व्हेल छींक मारती है, अंदर से वो दोनों भी बाहर निकल जाते हैं। तभी उसके मुंह के अंदर फंसे बहुत सारे जहाज निकलते हैं, जिसके बाद वो व्हेल हमेशा के लिए आजाद हो जाती है और अपने दुनिया में वापस लौट जाती है। जिसके बाद एक केकड़ा एक रिंग को लेकर आता है और इवान को देता है, क्योंकि ये रिंग उसी व्हेल मछली ने इवान को दिया था। वो एक जादुई राजकुमारी की अंगूठी थी। उसी रात इवान राजकुमारी के कमरे में घुस जाता है और अंगूठी देकर राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रख देता है। तभी सेनापति दरवाजा तोड़कर इवान का काम बिगाड़ देता है, जिसके बाद इवान को बंदी बनाकर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन इवान को खौलते हुए दूध में जिंदा नहलाने का आदेश देता है। जिसके बाद क्रूर राजा इवान को खौलते दूध में धक्का दे देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।